स्टार्ट किए थे, उसमें फर्स्ट 3 पार्ट हमने पढ़ा है। उसके बेसिस पे कल मैंने एक होमवर्क दिया था जिसमें हमने एक केस बेस्ड स्टडी दिया था। केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन था, इन द मिडिवल पीरियड हिस्टोरियन relied on manuscripts, coins, inscriptions and architecture to understand the past. Manuscripts were carefully copied by scribes, but errors sometimes crept into the text. Word like Hindustan also had different meanings in different periods. Minhaj-i-Siraj in the 13th century used Hindustan for the Delhi Sultanate's territory, whereas Babur in the 16th century referred to the entire continent as Hindustan. Over time, historical records changed, leading to multiple interpretation of the past. ये जो लास्ट हमने टेक्स्ट पढ़ा था उस टेक्स्ट में से ये क्वेश्चन बना के मैंने आपको दिया है। इसके साथ साथ कुछ जैसे भी दिया है, जैसे व्हाट वर द मेजर सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इन मिडिवल पीरियड। तो इन सब क्वेश्चंस को कल मैंने कहा था, तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप उसको चेक कर लीजिए, और अगर नहीं तो अभी मेरे साथ सॉल्व करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वर द मेजर सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इन मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया में मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या था? आंसर है कि वहां पे हमको मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर्स और सोर्सेस, हमको ये सारा इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में मिला था, जो फर्स्ट लाइन है आपके पैराग्राफ का। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई डिड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एग्जिस्ट। अलग स्क्रिप्ट्स के अलग अलग वर्जन क्यों बन गए? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि तब कोई प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, तो इंस्क्राइब्स को हमको लिखना पड़ता था, मैन्युस्क्रिप्ट को फिर से री रिटन करना पड़ता था, और री रिटन करते वक्त जब हम कॉपी कर रहे थे तो हो सकता है कि वहां पे कुछ हम समझ नहीं पाए हो या कुछ हमको मिसरीड हो रहा था, तो उसके कारण ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के कॉपीज बन गए। Different versions existed between scribes made errors while copying manuscripts, or they made changes intentionally. Third question है, how did the meaning of Hindustan change over time? हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग कैसे कैसे चेंज होते रहा, तो ये भी हमने पढ़ा है। सॉरी, इन द 13th सेंचुरी मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान वर्ड को यूज किया था दिल्ली सल्तनत समझाने के लिए। फिर उसी चीज को 16th सेंचुरी में वही वर्ड बाबर ने यूज किया था एंटायर सब कॉन्टिनेंट को समझाने के लिए। और लास्ट में अब हम हिंदुस्तान वर्ड को यूज करते हैं एज अ नेशन। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था और उसी के बेस में मैंने केस बेस्ड क्वेश्चंस दिया था, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो सके। Why do historians need to interpret historical records carefully? क्यों हिस्टोरियंस के बहुत ध्यान से उस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को इंटरप्रेट मतलब समझाना या उसको समझना, सही तरह से समझ के लोगों को समझाना, ये हिस्टोरियंस को क्यों जरूरी है? Because historical records changes over time and different people recorded events differently based on their perspectives. अगर हमने एक सेंटेंस पढ़ा, उसका एक मीनिंग मैंने निकाला और एक मीनिंग आपने निकाला, और हम दोनों के मीनिंग्स में कोई डिफरेंसेस है, तो वही डिफरेंसेस आप इंटरप्रेट करते जाओगे और मैं अलग तरीके से उसी चीज को इंटरप्रेट करते जाऊंगी। तो इसी कारण हिस्टोरियंस को जरूरी है कि आप सही चीज को समझें और सही चीज को समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक स्टडिंग हिस्ट्री फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस इज इम्पोर्टेंट। एक चीज को पढ़ने के लिए हम मल्टीपल सोर्सेस में पढ़ना क्यों जरूरी समझते हैं? क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस से जब आप पढ़ोगे तो आपको एक ही फैक्ट मिलना चाहिए। अगर आपको कहीं पे चेंज दिख रहा है मतलब वहां पे कोई एरर है, तो उस फैक्ट को क्रॉस चेक करने के लिए और एरर को कम करने के लिए हमको एक ही चीजों को बहुत सारे जगह से पढ़ना चाहिए, किसमें? हिस्ट्री में। ठीक है,
आपको सेम चीज अंडरस्टैंडिंग जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स में करते हैं, आपके साइंस में आप फैक्ट्स पढ़ते हैं तो आपके फैक्ट्स जो एनसीईआरटी की बुक है वही फैक्ट आपको किसी भी रेफरेंस बुक में मिल सकती है। तो सेम फैक्ट को अगर आप 2 जगह 3 जगह से पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें और डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं और उसमें अगर कोई गलतियां है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये था कल के क्वेश्चन का हमारा डिस्कशन। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसमें मैप 1 और मैप 2, कार्टोग्राफर, ये वर्ड जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है उस इंसान को हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। फिर हमने यहाँ पे समझा था कि इंडिया मतलब जो कोस्टल एरिया है उसमें इतना डिटेलिंग क्यों है और अंदर के एरिया में डिटेलिंग कम क्यों था। ये 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था। फिर हमने पढ़ा था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी में हमने एक वर्ड पढ़ा था हिंदुस्तान, फिर हिंद वर्ड पढ़ा था, फॉरेनर पढ़ा था जिसको हम परदेसी बोल रहे थे, अजनबी बोल रहे थे। फिर हमने पढ़ा था हिस्टोरियंस और देयर सोर्सेस, कि हमको ये सोर्सेस कहाँ से मिले और किस तरह से हम इसके बारे में आगे बढ़ते रहे। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था ये पेपर वाला, ये वैल्यू ऑफ पेपर, कि किस टाइम पे ये एक्सपेंसिव था और कब ये इजीली अवेलेबल होने लगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था वेल्दी पीपल के पास, रूलर्स के पास, मोनेस्ट्री और टेम्पल्स के पास, जो कि लाइब्रेरी और आर्चिव रहते थे। फिर ये था कि मैन्युस्क्रिप्ट कैसे चेंज हो रहा था, नेक्स्ट पैराग्राफ जो था, क्योंकि वहां पे प्रिंटिंग नहीं था तो हम उसको देख देख के कॉपी कर रहे थे, इसीलिए थोड़े थोड़े चेंजेस होने लगे। फिर इसके आगे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था जो इसका जियाउद्दीन बर्नी का ओरिजिनल क्रॉनिकल्स था जो इन्होंने खुद लिखा था, उससे ज्यादा फेमस उसका सेकंड होने लगा। अब हम पढ़ते हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब ये न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या है? द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 to 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over that period. और इतना ज्यादा चेंज हो गया, तो हमने कल भी पढ़ा था कि 700 से 1750 के बीच में हम चेंजेस देख रहे थे, और ये काफी लंबा पीरियड है और इस पीरियड में बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ था। At different moments in this period, new technology made their appearance. अलग अलग टाइम पीरियड में यहाँ पे नया नया टेक्निक्स आने लगा, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। तो ये 3 हमारे पास मेजर रिवॉल्यूशन है जहाँ पे व्हील इरिगेशन में यूज होने लगा, स्पिनिंग व्हील वीविंग में यूज होने लगा और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट में यूज होने लगा। न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। नए खाने के सामान, नए ड्रिंक्स, ये सब आने लगे। क्यों? क्योंकि जब वॉयजेस पे लोग जाते थे तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाते जाते जब नए जगह पहुंच रहे तो वहां पे लोग क्या खाते हैं, और वहां पे अपने साथ लाए हुए कुछ चीजों को, अगर कोई प्लांट है उसका सीड छूट गया वहां पे, तो वहां पे वो नया फूड ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से नया फूड, नया बेवरेजेस सब कॉन्टिनेंट्स में बनना चालू हो गया, जैसे कि पोटैटोस, कॉर्न, चिलीज, टी और कॉफी। ये ओरिजिनल जहाँ पे अभी जैसे हमारे यहाँ पे भी टी है, तो क्या हमारा यहाँ पे पहले ही टी बनता था? नहीं, हमारे यहाँ पे टी ऐसे ही वॉयजेस से आया था। Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. तो ये किसके साथ आया? जो लोग वहां से हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में पहुंचे हैं, वो अपने साथ ये फूड आइटम्स भी लेके गए हैं, साथ साथ नए नए आइडियाज भी लेके गए हैं। एज अ रिजल्ट इट
दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस। तो इसलिए क्या क्या चेंजेस हो गया? इकोनॉमी का चेंज हो गया सॉरी, इकोनॉमी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पैसा कितना था और पैसा कितना बढ़ने लगा या कम हुआ, दैट इज इकोनॉमिक चेंज। पॉलिटिकल, कौन रूल कर रहा है। सोशल, किस तरह से सोसाइटी बिलोंग करता है। और कल्चरल, कौन से ट्रेडिशन पहले थे और कौन से ट्रेडिशनल अभी चेंज हो रहे हैं। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5। हम जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे तब इस तरह के चेंजेस वहां पे अच्छे से डील करेंगे। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये एक पीरियड था जहां पे बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा था। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक जगह के लोग रहे थे, वहां पे उनको कोई काम नहीं मिल रहा था, तो काम करने की जरूरत थी क्योंकि पेट भरना है तो पैसे चाहिए, इसीलिए वो दूर दूर भटकने लगे और इसके कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। द सब कॉन्टिनेंट हैंस इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू क्राव अ फ्यूचर। इसीलिए सब कॉन्टिनेंट का जो मूवमेंट था वो कभी पॉसिबिलिटीज दे रहा था इंसानों को, ताकि वो अपना पेट भरने के लिए रोजगार कर सके। One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra. राज एक वर्ड से एक वर्ड बना है राजपूत, और ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। राजपुत्र का मतलब क्या है? द सन ऑफ अ रूलर। राजा का जो पुत्र होता है उसको राजपुत्र बोलते हैं, और राजपुत्र वर्ड से आया है राजपूत, और ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इंपॉर्टेंट भी था। Between the 8th and the 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. अब ये राजपूत उपाधि किन लोग को मिलने लगी? ये राजपूत उन लोग को देने लगा, या राजपूत उन लोगों को बोला जाने लगा जिन लोग लड़ाई करते थे, वो बहुत अच्छे योद्धा थे। और योद्धा कौन से कास्ट को बिलोंग करते थे? क्षत्रिय कास्ट। तो क्षत्रिय कास्ट के जो योद्धा थे उनको एक टर्मिनोलॉजी देने स्टार्ट कर दिए, जिसको हम बोलते हैं अभी राजपूत। राजपुत्र नहीं है, राजपूत है, RAJPUTS। राजपूत वर्ड जो है वो उन वॉरियर्स को दिया गया जो कि क्षत्रिय कास्ट के में आते थे। The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs. एक मिनट, हाँ। The term included not only rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. पूरे सबकॉन्टिनेंट में जो सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, इन लोग को ये वर्ड दिया जाने लगा। Chivalric code of conduct, extreme valor, and the great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and birds. अब पूत के बारे में लिखने लगे इन लोगों ने राजपूत को बहुत अच्छा रॉयल और एक्सट्रीम वैलर कहने लगे। Other groups of people, such as the Marathas, Sikh, Jats, Ahoms and Kshatriyas, also used the opportunity of the age to become politically important. ये जो अलग अलग स्क्राइब्स के कास्ट के लोग थे, जैसे कि मराठा, सिख, जट्स और अहोम्स और क्षत्रियास, ये सॉरी कायस्थ, ये सब जो है इनको भी अपॉर्चुनिटी मिलने लगा और ये सब पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बन गए। Throughout this period, there was a gradual clearing of forests and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas. कुछ areas में
बहुत ज्यादा चेंजेस होने लगे, जैसे कि वहां पे फॉरेस्ट काटना चालू कर दिया गया और वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फैलने लगा, बहुत ज्यादा लोग सीखने लगे कि कैसे हम एग्रीकल्चर से क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब जो हैबिटेट मतलब रहने का, जो एनवायरनमेंट में वो रह रहे थे, जैसा उनका सोशल था, जैसा उनका इकोनॉमिक लाइफस्टाइल था, उस एरिया में अब फॉरेस्ट को काटने लगे तो क्या हो गया, जो फॉरेस्ट में रहते थे वो माइग्रेट करने लगे, वहां से मूव करने लगे। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स, पीजेंट्स बनने लगे। These new peasants group gradually began to be influenced by regional markers, chieftains, priests, monasteries and temples। अब जो नया पीसन का ग्रुप है ये किसको इन्फ्लुएंस करने लगे, रीजनल मार्केट्स को, चिफ्टेरियंस को, प्रेस्ट, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स को। दे बिकम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड वेयर required to pay taxes and offer goods and services to local lords। अब इन लोग क्या करते थे, इन लोग इतने ज्यादा अमाउंट में परचेज कर रहे थे कि फिर इनको भी एक अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ रहा था, किसको, जो वहां के लोकल लॉर्ड्स थे, लोकल राजा थे, उनको भी एक टैक्स पे करना पड़ रहा था। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज अमंग पीजेंट्स। तो जो पीजेंट्स है इनके और सोसाइटी में एक अलग सा डिफरेंस शो होने लगा। क्या होने लगा कि जो पीजेंट्स थे इनके और जो लॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड्स थे या लोग वहां के जो राजा थे, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होने लगा। पीजेंट किसको हम बोलते हैं, जो एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड में अपना फूड ग्रो कर रहे हैं या एनिमल्स को रख रहे हैं ताकि उसको उसमें से मिल्क प्रोडक्शन करके मिल्क को सेल आउट करके पैसा कमा सके। पर इन लोग को एक अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ रहा था राजा लोग को, तो इनका जितना खर्चा हो रहा था उसमें से और जितना प्रॉफिट हो रहा था उसमें से भी इनको कुछ अमाउंट राजा को देना पड़ रहा था एज अ टैक्स। इसीलिए इनके और राजा के बीच में काफी ज्यादा इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आ रहा था। Some possessed more productive land और others also kept cattle। जो मैंने अभी बताया कि बहुत सारे जन कैटल्स रख रहे थे, किसी के पास जमीन था। And some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season। जो lean season है जहाँ पे सेल आउट कम हो रहा था वहां पे आर्टिशियन का वर्क भी लोग करने लगे। As society more differentiated, people were grouped into जातीज and सबकास्ट। जातीज में भी लोगों को धीरे धीरे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया, जिसको सबकास्ट भी बोलते हैं। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे इनको कास्ट या सबकास्ट में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया। रैंक्स वर नॉट fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by members of the जाति। जो रैंक है ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू पावर। कौन राजा है और उस राजा के थिंकिंग के अकॉर्डिंग या उस राजा के इन्फ्लुएंस में ये सारा चेंज हो सकता है। रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति, जो जाति के लोग हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वैरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। अब जाति को सिस्टम या जाति को बनाने वाला कौन है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, तो ग्रुप ऑफ पीपल के थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही इसका डिविजन होता है, जो कि एरिया टू एरिया, पर्सन टू पर्सन चेंज होने पे ये भी चेंज होगा। जातिस फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर। तो ये क्या है, ये उनके घर का है या उनके जाति के अंदर जो उनको रूल्स बनाना है वो रूल्स बना सकते हैं। जैसे घर में मम्मी ब्रेकफास्ट डिजाइन करती है तो मम्मी को जो पसंद है वही मम्मी बना सकती है, या फिर हमारे हर एक घर का एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट होता है। वैसे ही इसमें कोई कनेक्शन नहीं है कि आपके घर में जो ब्रेकफास्ट हो मेरे घर में भी वही ब्रेकफास्ट बने। तो वैसे ही जाति खुद अपने घर के लिए या अपने कैटेगरी के लिए रूल्स और रेगुलेशन खुद बनाती है। These regulations were enforced by the assemblies of elders described in some areas as the जाति पंचायत। और ये कौन बनाने वाला है, ये बनाने वाला है
सॉरी बेटा, जाति पंचायत। जाति पंचायत क्या होता है? जाति पंचायत होते हैं उस जाति को बिलोंग करने वाले बड़े बुजुर्ग, जो एल्डर मेंबर्स है वो डिसाइड करते हैं। जैसे घर में मम्मी पापा सबसे बड़े हैं तो मम्मी पापा जो बोलते हैं वो हमको सुन के चलना पड़ता है, वैसे मम्मी पापा भी दादी लोग की, नाना नानी लोग की बात सुनते हैं। तो वो जो एल्डर्स है वो एल्डर्स रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और उसको उसका नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको मान के चलता है। ऐसा ही जातीज में भी होता था कि ये रेगुलेशन एल्डर्स बनाते थे, जो उनके नेक्स्ट जनरेशन है जो उसके अंदर आते हैं जो लोग, उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन मानना होता है। बट जातीज वेर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। पर जातीज ऐसा सुप्रीम पावर नहीं है। जातीज किसके अंदर आता है? विलेज के अंदर। तो विलेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी जातीज वालों को मेंटेन या मान के चलना होगा। सेवरल विलेजेस वेर गवर्न्ड बाय ये चिफ्टियंस टुगेदर they were only one small unit of a state। ये एक छोटा सा स्टेट का एक पार्ट है। नेक्स्ट आता है रीजन एंड एम्पायर। मैं चाहूंगी स्टूडेंट्स जब मैं चैप्टर को रीड करती हूँ तो आप भी अपने बुक से चैप्टर को रीड करें। मैं चैप्टर को लाउडली रीड कर रही हूँ तो आपको स्क्रीन में देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने चैप्टर को रीड करें और जो भी पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाए। आप जैसे अब हेडिंग डाल लीजिए रीजन एंड एम्पायर और उसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते जाएगा उसको आपको अपने कॉपी में नोट करते जाए। Large states like those of the Cholas, Tughlaqs or Mughals encompassed their many religions. The Sanskrit Prasasti praises the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from बंगाल का जो एरिया है वो है गोडा इन द ईस्ट टू गजनी गजाना इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया दैट इज द्रविड। यह है रीजन एंड एम्पायर। रीजन मतलब एरिया, एम्पायर मतलब राजा। उस एम्पायर को, उस रीजन को कंप्लीटली जो अपने कब्जे में लेके रखा है वो है एम्पायर। People of different regions, Gauda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra और गुजरात before their armies। फिर है historians regarded these as extra claims of contest। इसको contest या युद्ध करके इन्होंने जीता है। At the same time they tried to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। कैसे रूलर्स क्लेम करते हैं? क्योंकि वो उतने पोर्शंस को जीतते हैं। Why do you think rulers made such claims? क्योंकि वो उस एरिया को जीत के आए हैं और उस एरिया को वो अब अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लैंग्वेज एंड रिलीजन। In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in different region of this land: Sindhi, Lahori, Kashmiri, Varsamudri, Telangani, Gurari, Mabari, Gauri, Awadhi and Hidavi। तो ये सारे अलग अलग जगह का अलग अलग लैंग्वेजेस है। Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages there was Sanskrit which did not belong to any religion। और संस्कृत लैंग्वेज जो है वो किसी रिलीजन के साथ बाउंडेड नहीं था। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड अ कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। और ये संस्कृत लैंग्वेज जो है वो कॉमन इंसान जो थे उनको नहीं समझ में आता था, और किसको आता था? सिर्फ ब्राह्मण्स को समझ में आ रहा था। Make a list of the languages mentioned by Amir Khusro. Prepare another list of languages spoken today in the religion he mentioned. Underline the names that are similar and circle those that are different। इस एक्टिविटी में वो बोलना चाह रहे हैं कि अमीर खुसरो ने, देखिए आपके इस पैराग्राफ में सब ब्रैकेट में जगह लिखा है, जैसे लाहौरी लाहौर है, कश्मीरी कश्मीर है,
वारदामुद्री जो है वो है साउदर्न कर्नाटका। तो साउदर्न कर्नाटका में उस टाइम पीरियड में जो लैंग्वेज बोला जाता था वो है वारसामुद्री। डी जो है वो साइलेंट है, वारसामुद्री। तो इसको अभी क्या लैंग्वेज यूज हो रहा है, टेक्निकली एग्जाम में नहीं आता है, पर आप अपने नॉलेज के लिए आप पता कर सकते हैं। आप गूगल में डालेंगे कि साउदर्न कर्नाटका का क्या लैंग्वेज है, तो आपको अभी लैंग्वेज पता चल जाएगा। आंध्र प्रदेश में तेलंगानी है, तो कहाँ कहाँ पे चेंज हुआ है, पे सेम है, वो आपको एक्टिविटी में करने के लिए कहा गया है। By 700 many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। 700 many regions में बहुत सारे जगह पे geographical dimension के हिसाब से अपना लैंग्वेज था और वहाँ का खुद का cultural characteristic था। You will learn more about these in chapter 7। They were also associated with scientific ruling dynasty। और इसका एसोसिएशन किसके साथ था, वहां पे जो राजा था उसका जो भी डायनेस्टी था उसी से साथ उस वहां के लैंग्वेज का कनेक्शन हुआ करता था। There were considerable conflict between these states। Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs, Mughals were able to build an empire that was pan-religion spanning diverse regions। तो ये चोलास, खलजीस, तुगलक्स और इन्होंने क्या किया, एक एम्पायर बनाने की कोशिश किया जिसमें पैन रिलीजियन स्पैनिंग जो था, जिसमें सब सेम था। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वेयर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, पर ये सारे जो एम्पायर्स थे ये सक्सेसफुल या स्टेबल नहीं थे। When the Mughal empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of रीजनल स्टेट्स। अब जैसे ही मुगल एम्पायर आने लगा 18th सेंचुरी में, तो फिर से रीजनल स्टेट्स का पुनः फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। But years of imperial pan-religion rule had altered the characters of the regions। उस रीजन का कैरेक्टर को भी वो चेंज करना स्टार्ट कर चुका था। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that are ruled over them। तो इसमें कौन से लीगसीज रह गए, जो बड़े और छोटे स्टेट्स थे उसको जो जीत के आगे बढ़ गए, चेंजेस होना स्टार्ट हो गया। दिस वॉज अपरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ many distinct and shared traditions in the realm of governance and the management of the economic, elite cultures and language। और इन सब के कारण क्या होने लगा, जैसे जैसे रीइमर्ज होने लगा रीजनल, वैसे वैसे वहां पे गवर्नेंस बदलने लगा, इकोनॉमी का मैनेजमेंट चेंज होने लगा, एलाइट कल्चर्स बदलने लगे और लैंग्वेजेस भी बदलने लगे। Through the thousands years between 700 to 50, the characters of the different religions did not isolation। सॉरी, ये जो इतना बड़ा सा पीरियड है, इस पीरियड में कोई आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर पाया, सबका कुछ ना कुछ इफेक्ट दूसरे पे पड़ा है, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो कल्चर का हो। These regions felt the impact of the larger pan-religion forces of integration। इसी के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन होने लगा without ever quite losing their distinctiveness। हम अपने रिलीजन को भी समझने लगे, हम दूसरे के रिलीजन, दूसरे के फूड हैबिट्स को भी समझने लगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने डिस्टिंक्टिवनेस को खो देंगे। हम बिना अपने डिस्टिंक्टिवनेस को खोए हम दूसरे रिलीजन्स के, दूसरे कल्चर्स को भी समझने लगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इस पूरे जहां तक हमने आज पढ़ा है इसको एक समअप कर देते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पे पीपीटी देख सकते हैं और उसके साथ फिर कुछ क्वेश्चंस रहेगा। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन हम कल सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, इसमें क्या पढ़ा हमने, चेंजेस इन सोसाइटी, नए ग्रुप्स आने लगे, राजपूत आने लगे जो कि हम डोमिनेंट वैरियर क्लास के हिसाब से एस्टैब्लिश हो गया, न्यू कास्ट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने लगा,
क्योंकि इकोनॉमी में और टेक्नोलॉजी में चेंज होने लगा। पॉलिटिकल चेंजेस में रूलिंग डायनेस्टीज इमर्ज होने लगे, जैसे कि दिल्ली सल्तनत है या मुगल्स है, और उसके बाद उसमें एक्सपेंशन होने लगा एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, जिसके कारण ये सारे पावरफुल किंगडम्स बनाने लगे। लार्ज एम्परर्स टूट टूट के स्मॉलर किंगडम बनने लगे, जैसे जैसे जो जो जीतते गया, युद्ध होते गया, और आगे आगे डिफरेंसेस कंट्री वाइज, स्टेट वाइज बनने लगा। रीजन्स एंड एम्पायर्स, इंडिया को डिवाइड करने लगे सेवरल रीजन्स में, किसके बेसिस पे? कल्चर और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के बेसिस में। Some regions gained more power and expanded into large empires. Regional culturals, जो रीजन था उस रीजन का कल्चरल्स डेवलप हुआ क्योंकि उसके लोकल ट्रेडिशन और उसके लोकल रूलर्स के कारण। लोकल लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग और ट्रेडिशनल जो है ये बहुत ज्यादा इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच न्यू वॉरियर ग्रुप इमर्ज एज अ डोमिनेंट फोर्स इन मेंडेवियल पीरियड। ये मिड पीरियड जो है 700 से 1750, इसमें कौन सा ऐसा न्यू वॉरियर ग्रुप बना? तो कौन सा बना? राजपूत बना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा। What lead to the emergence of new caste? न्यू कास्ट क्यों बना? क्योंकि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने लगे, जिसके कारण न्यू कास्ट और प्रोफेशंस देखने को मिले। नेम टू रूलिंग डायनेस्टीज दैट इमर्ज ड्यूरिंग द मेंडेवियल पीरियड। मेंडेवियल पीरियड में ऐसे कौन से दो मेजर रूलिंग डायनेस्टीज दिखे? तो एक है दिल्ली सल्तनत और एक है मुगल एम्पायर। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में विद आंसर्स। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट हूं तो थोड़ा सा आप अपने सेटिंग्स के स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चंस विद आंसर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल चेंजेस इन मेंडेवियल। एग्रीकल्चरल कैसे काम करता है? क्योंकि एग्रीकल्चर इनका वहां का वेल्थ भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण पावरफुल किंगडम बन सकते हैं। व्हाट हैपेंड टू लार्ज एम्पायर्स ओवर टाइम। बड़े बड़े एम्पायर्स को क्या हुआ? बड़े बड़े एम्पायर्स छोटे छोटे किंगडम्स में टूटने लगे ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इन्वेजन। आपस में झगड़ा होने के कारण, आपस में राय नहीं मिलने के कारण ये बड़े बड़े जो किंगडम्स थे वो छोटे छोटे किंगडम्स में टूटने लगे। व्हाट रोल डिड ट्रेड प्ले इन मेंडेवियल। ट्रेड मतलब व्यापार। व्यापार किस तरह से मेंडेवियल इंडियन सोसाइटी पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? कैसे रोल प्ले किया? इससे ग्रोथ ऑफ सिटीज होने लगा, न्यू सोशल ग्रुप बनने लगा और डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल किंगडम होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइज ऑफ न्यू रूलिंग डायनेस्टीज अफेक्टेड सोसाइटी। किस तरह से नया राजा या न्यू डायनेस्टीज सोसाइटी को इफेक्ट करने लगा? डायनेस्टीज के आने से न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होने लगा, टैक्सेशन पॉलिसीज आने लगी और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस देखने को मिला। What are the impact of technology in medieval period? टेक्नोलॉजी से फायदा क्या हुआ? टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर, वॉरफेयर, क्राफ्ट, ये सब इसके लगे और इसके कारण इकोनॉमी इंप्रूव हुई और सोसाइटी या सोशल में चेंजेस आया। Why did small kingdoms emerged after large empires declined? Small kingdoms क्यों बने जब large kingdoms टूट रहे थे? तो हमने अभी कुछ क्वेश्चंस में देखा ना कि large kingdoms को या लार्ज एम्पायर्स जो है वो टूट के स्मॉल किंगडम्स बनाने लगा। तो इससे फायदा क्या हुआ? लार्ज एम्पायर्स डिक्लाइंड, टूटे, कम हुए। क्यों? क्योंकि वॉर हुआ, वीक रूलर्स होने लगे और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्ट। उतने बड़े रीजन को एक इंसान के लिए एडमिनिस्ट्रेट करना ये बहुत डिफिकल्ट होने लगे, इसीलिए उसको छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स में तोड़ा गया या डिवाइड कर लिया गया ताकि उसको अच्छे से मैनेज करा जा सके। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। अब ये आज का है आपका होमवर्क, केस बेस्ड क्वेश्चंस, इसको मैं कल डिस्कस करूंगी। आप इस क्वेश्चंस जो अभी मैंने पोर्शन पढ़ाया है उसी में से एक क्वेश्चन बना के दिया है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपना नाम, अपना जगह जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में शो करिएगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।